हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। आज की जो अपनी क्लास है वो ज्योमेट्री पर क्लास नंबर 7 है। पिछले 6 क्लासों में हमने बारी बारी से तीन तीन क्लासें ली थी। 3 क्लासें पहले लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर, रेखाएं और कोण के ऊपर, जिनमें हमने उनके बारे में जो उनके कंसेप्ट थे क्लियर किए थे। उसके बाद उसे नेक्स्ट जो 3 क्लास थी वो मैंने ट्रायंगल के ऊपर ली थी। त्रिभुज के ऊपर हमने जो उनकी प्रॉपर्टीज थी बेसिकली उन पे भी अध्ययन किया था। उनके टाइप्स अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन साइड्स के और एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने उन पे अध्ययन किया था। आज की जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 7, ये देखिए अपनी क्वाड्रिलेटरल पे है। किस पे? अपनी ये क्वाड्रिलेटरल पे है, चतुर्भुज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये क्लास अपने HSC, CT, दिल्ली पुलिस, SSC सभी एग्जाम्स में इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिए आज की क्लास के ऊपर। क्लास नंबर 7 जो है, देखो क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्या है ये? चतुर्भुज। चतुर्भुज होता क्या? देखो क्वाड्रिलेटरल, देखो चतुर्भुज 4 सरल रेखाखंडों से बनी बंद समतलीय आकृति चतुर्भुज कहलाती है। देखना जरा कि अपने पास कोई भी 4 रेखाखंड हैं। ये मैंने बनाया एक डायग्राम अपने पास ABCD। तो यहाँ रेखाखंड ABBCCD और AD, ये 4 क्या है? रेखाखंड हैं। और ये जो ABCD जो बन रहा अपना ABCD, ये ABCD क्या अपना एक चतुर्भुज है। ABCD क्या अपना एक चतुर्भुज है। ABCD जो अपना क्या एक चतुर्भुज है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्भुज के ऊपर। देखो डायगोनल्स विकर्ण, चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। इसके जो विपरीत जो शीर्ष हैं, यानी कि ये वाला शीर्ष इसके साथ और ये वाला शीर्ष इसके साथ, यहाँ जो AC और BD है, AC और जो BD है, AC और BD ये अपने क्या है? डायगोनल हैं। AC और BD क्या अपने डायगोनल हैं। AC और BD अपने डायगोनल हैं। ठीक है। ये इनके ओपोजिट जो वर्टिस हैं इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ये क्या होगा? इसका विकर्ण हो गया। उसके बाद देखो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके जो 4 जो इंटीरियर एंगल है अपने पास ABC और D, इन सारे एंगल्स का चारों का जो योग है वो होता है अपना 360 डिग्री। जैसा कि अपने ट्रायंगल में कितना होता था? 180 डिग्री होता था, और इसमें कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देखिए आगे हम एक आकृति पर इस पर और विस्तृत ध्यान देते हैं। देखो ये मैंने एक डायग्राम दिया आपके पास यहाँ ABCD। ABCD यहाँ क्या अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है। इसमें जो ये लाइन AC है, ये ओपोजिट जो वर्टेक्स है इस दोनों, ये AC क्या इसका डायगोनल है, और इधर जो ये BD है ये क्या इसका डायगोनल है। ये BD क्या इसका डायगोनल। AC और BD दो इसके क्या है? डायगोनल्स हैं। ठीक है। और इसके जो ये ABC और D ये अपने क्या इसके एंगल्स हैं। क्लियर। और ABBCCD और AD ये चारों इसके क्या हैं? साइड्स हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? चतुर्भुज अपने 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 शीर्ष, 4 एंगल होते हैं। ठीक है। और 4 ही क्या होती है आपकी इसमें साइड्स होती हैं। और डायगोनल कितने बनते हैं आपके? 2 डायगोनल बनते हैं। डायगोनल कौन कौन से? इसके विकर्ण कौन कौन से बन रहे अपने पास? AC और BD। AC और BD जो है इसके डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। यहाँ देखो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग समान होता है।
कोई चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण है, मान लो ये अपना क्या हो गया, कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, और इसके जो डायगोनल हैं, ये वाला डायगोनल हो गया और ये वाला डायगोनल हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर। तो क्या लिखा इसने कि जो ओपोजिट जो साइड्स आपकी जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके जो वर्गों का योग क्या होगा, इक्वल है। ओपोजिट कौन सी में, ए बी के साथ में कौन है, ए बी के सामने, यानी कि ए बी का स्क्वायर और सी डी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों ओपोजिट हैं बी सी और सी डी, इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अपना जो बी सी यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा, बी सी है, बी सी का स्क्वायर और बी सी के जो ओपोजिट कौन है, ए डी है, इनका जो स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी है इसमें, क्या है कि चतुर्भुज के जो डायगोनल जैसे ए सी है और ये बी डी, दोनों डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं वो 90 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो यहाँ इनके जो ओपोजिट साइड है, जैसे ए बी है, इसके ओपोजिट में कौन है, सी डी है, इन दोनों का जो स्क्वायर है इन दोनों ओपोजिट साइड बी सी और ए डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कोई नया रूल नहीं है अपना, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम जो था उसी से निकल कर आ रहा है, कोई नया रूल नहीं है ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसी से निकल के आ रहा है। जैसे देखो ये अपने एक ट्राइंगल बनती है अपने पास यहाँ ए, अगर मैं इसको ओ बिंदु नाम दे दूँ यहाँ, तो देखो ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी, ये सारे अपने क्या हो जाते हैं, ये सारे अपने अपने जो क्या हो जाएंगे, अपने समकोण त्रिभुज बन जाते हैं यहाँ से। और समकोण त्रिभुज जो होंगे उनके ये देखो ये क्या हो रहे हैं, अपने हाइपोटेनस ही तो हैं, तो ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कोई भी जो चतुर्भुज होता है अपना, उसका में एरिया ज्ञात करें, तो देखना जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ये अपना कोई ए बी सी डी, ये क्या अपना कोई चतुर्भुज है। यहाँ डायगोनल कौन, इसका कोई भी एक डायगोनल ले लो, यहाँ से मान लो हमने ये बी डी डायगोनल ले लिया, बी डी, और यहाँ से सी से हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर और ए से हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए कि 1/2 इंटू डायगोनल सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड इट, यानी 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। यानी यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, अब मैं यहाँ लिखूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर मैं यहाँ से प्राप्त करूं तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। विकर्ण कौन सा ले रखा है यहाँ, बी डी, 1/2 और यहाँ बी डी हो गया इनटू इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितने कौन से डले अपने पास, यहाँ H1 है पहला और दूसरा कौन सा है H2 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा योग, H1 प्लस H2, ये इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल। अपना जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो यहाँ जो आकृति मैंने ली है ए बी सी डी, इसमें विकर्ण कौन सा ले रखा हमने, ये बी डी ले रखा है, और बी डी के ऊपर यहाँ से ए सी, यहाँ से मान लो अगर कोई पॉइंट भी नाम देना चाहते हो, यहाँ ई दे दो, यहाँ एफ दे दो, कोई नहीं अलग बात नहीं। तो यहाँ से ए ई है और यहाँ से क्या है सी एफ है, दोनों क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए जो परपेंडिकुलर है उनका योग, इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, आइए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। यहाँ देखो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है, और सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब हमें दे रखे हैं 16 मीटर और 22 मीटर दे रखा है। तो कहता है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप अभी अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, क्या था 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, डाले गए लंबों का योग। ये अभी हमने फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के ऊपर पढ़ा था। ये किसके बराबर होगा 308 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से रख दो, इसमें जो भी वैल्यू है 1/2 हो गया। विकर्ण आपका नहीं है, इनको ऐसे कैसे रख दो। यहाँ देखो 16 और 12 दोनों का जोड़ कितना हो गया, 28 हो गया, बराबर 308। 2 से इसमें डिवाइड दे दो, कितने आ गए, 14 आ गए। और जो अपना विकर्ण है, विकर्ण का मान कितना हो जाएगा, 308/14 है। 14 दूनी 28, 2 और फिर 14 दूनी 28, यानी कितना आ जाएगा, 22 मीटर। कितना आ जाएगा, 22 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देखिए ज़रा, हमें क्या दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है किसका, अपने जो भी है क्वाड्रिलेटरल उसका दे रखा है। ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखा है, अपने को क्या पूछ लिया इसने, विकर्ण। तो फॉर्मूला में हमने रख दिया जो मान था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से विकर्ण विकर्ण रह गया अपने पास, ये हमें प्राप्त करना है। और ये 16 और प्लस 12 कितना, 28 डिवाइड किया, यहाँ से 14 आ गया, 14 का इसमें डिवाइड किया तो 22। 22 क्या आ जाएगा इसका, विकर्ण का आ जाएगी लंबाई। देखो उपरोक्त आकृति में x का मान क्या है, ये आप आकृति देख रहे हैं। मैं इसको कोई नाम देता हूँ यहाँ से, ये मान लो a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, अब देखो उपरोक्त आकृति में x का मान क्या है, यह x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जरा, अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है और हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल उनका योग कितना, 360 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एंगल अपने पास हैं ए बी सी और डी, इन चारों का योग कितना हो जाएगा, 360। तो जरा इनको जोड़ के देखो, पहले एक्स वाली ले लो, 3 4 4 3 7 और 2 9, यानी एक्स के कितने हो गए, 9x हो गए। अब संख्याओं पे आ जाओ, यहाँ देखो ये माइनस के 8 से तो प्लस का 8 यहाँ कैंसिल हो गया, बच गए कितने, 10 और ये 8, 18। कितने आ गए, 18 आ गए। इनका जोड़ कितना हो जाना है, 360 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में बताया क्या था कि चारों जो एंगल हैं उनका योग कितना होगा, इसका 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास चारों जो एंगल उनको हमने लिया, पहले x वाली वैल्यू हमने ली, यहाँ से 4 3 7 2 9, x के कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ 8 से -8 से प्लस का 8 कैंसिल हो गया और ये 10 और 8 18 यहाँ से शामिल हो गया। अब देखो सभी में 9 का डिवाइड जा रहा ना, तो 9 से इसको काट दो, x ये 9 से किया तो 2 और 9 से किया तो कितना हो गया, 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 - 2 यानी कि 38। आप इसको 18 को उधर ट्रांसपोज करके पक्षांतरण करके 9 का डिवाइड करते तो भी वही बात है। यहाँ अपने पास सेम वैल्यू अगर आ रही है तो डिवाइड अगर बनता है तो डिवाइड दे के उसमें यहाँ से आप उसका मान फास्टली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें पूछ रहा आपसे उपरोक्त आकृति में x का मान क्या है। जरा ध्यान दीजिए, अपने पास ये कौन सा है, एरो कंसेप्ट जो मैंने बताया था, आपको याद हो एरो जो कंसेप्ट था, एरो कंसेप्ट जो मैंने लाइंस और एंगल्स के ऊपर पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि जो ये 3 एंगल्स होते हैं आपके, ये और ये, इनका जो योग वो क्या होगा, जो बाहर वाला जो एंगल है ना उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 60 + 70 + x और ये हो जाएगा 170 डिग्री के बराबर। एरो कंसेप्ट क्या कहता है अपना कि यहाँ जो तीनों एंगल बनते हैं इंटीरियर, इनका योग बाहर वाले के इक्वल हो जाता है। तो देखो ये कितने हो गए, 130 हो गए और ये x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 170 - 130 यानी कि 40 डिग्री x का मान आ गया। अपना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दो, ये जो एरो कंसेप्ट था ये मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स के अंदर पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने कि जो तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये, इनका योग बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, 60 70 और x का जोड़ कितना, 170 के बराबर हो जाएगा यहाँ। और ये अपने पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ 40 डिग्री निकल के आ जाएगी। देखो नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कोई भी चतुर्भुज है, या नाम नहीं दिया गया है चतुर्भुज का टाइप कैसा है, लेकिन इसने क्या कहा कि कोई भी चतुर्भुज है, अगर आप क्या करते हैं उसका
भुजाओं को मध्य बिंदु को क्रमशः आप मिलाते हैं तो मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है वो आपका चतुर्भुज कैसा बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। नंबर एक। दूसरा इसमें कहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो आप चतुर्भुज बनाते हैं तो उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा? जो अपने पास दिया गया चतुर्भुज है उसका आधा हो जाएगा। देखिए आप कोई भी यहाँ मैं लेता हूँ अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल, मान लो हमने ये कोई क्वाड्रिलेटरल यहाँ से ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी और डी। इनके जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु, ये हो गए मैंने रख लिए पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट हो गए और इनको आप कंटिन्यू यहाँ से ज्वाइन करें। यहाँ से ये ज्वाइन किया आपने यहाँ से कंटिन्यू, तो ज्वाइन करने पर जो अपने पास देखो ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है, इसके अंदर जो पी क्यू आर एस जो बन रहा है ना, ये क्या होगा? आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? पी क्यू आर एस जो है अपना समांतर चतुर्भुज बनेगा। चाहे चतुर्भुज कैसा हो आपका, चतुर्भुज आपका कैसा हो, चाहे विषम बाहु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन उसके जो मिड पॉइंट्स को आप कंटिन्यू मिलाएंगे तो मिलाने पर उनको अपने पास जो नया जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा यहाँ, ये क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या की, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है दिए गए चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? आधा। अगर मैं यहाँ लिखूं कि जो पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इसे ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात हमने इसमें प्रॉपर्टी में जानी है कि कोई भी अपना जो चतुर्भुज है उसके जो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं, उनको हम क्रमानुसार मिलाते हैं तो मिलाने पर अपने पास जो चतुर्भुज बनता है वो कैसा बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। और इस प्रकार बनने वाला जो चतुर्भुज है समांतर है, उसका जो क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? अपने जो मूल जो त्रिभुज है पहले वाला जो ए बी सी डी मैंने लिया था उसके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा अपने पास, यहाँ देखो ए बी सी डी अपने पास क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और यहाँ पी क्यू आर एस इनकी जो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। क्लियर? ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि ए बी सी डी की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाने से जो पी क्यू आर एस बन रहा है ना, उसका क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दे रखा आप ध्यान दीजिए। पहले दे दिया अपने को ए पी एस। ए पी एस ध्यान दो का अपना ए पी एस, ये कितना हो गया? 9। ए पी एस कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद डी एस आर पे आ जाओ। डी एस आर, डी एस आर अपना ये रहा, इसका कितना है? 12। इसका 12 स्क्वायर मीटर हो गया। उसके बाद आ जाओ बी पी क्यू। बी पी क्यू इसका कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। और यहाँ सी क्यू आर, सी क्यू आर जो है इसका कितना हो गया? 15 हो गया। ये सभी के एरिया मैंने ऐसे इसमें डिनोट कर दिए। हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जो ये चतुर्भुज जो बनता है ना, ये क्या होगा? इसके क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो आधा मतलब आधा तो खुद हो गया, आधा में क्यों नहीं सारे हैं, यानी कि इन चारों का जो क्षेत्रफल है वो इस पी क्यू आर एस के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो अपना जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? इन चारों के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 8, 9, 12 और 15। 8, 9, 12 और 15 इन सभी को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो ये 8 और 9 17 है, 17 और 12 कितने हो गए? 29। 29 और 15 हो गया अपने पास 44, यानी 44 स्क्वायर मीटर होगा अपना जो पी क्यू आर एस का एरिया आ जाएगा। देखिए जान से फिर से अपने पास क्या दे दिया इसने, ये दे रखा है कि ए बी सी डी जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस के मिड पॉइंट को उनको मिलाने पर जो पी क्यू आर एस इसका हमें एरिया चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें इन सभी का एरिया दे रखा है। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो अपना पी क्यू आर एस है, मिड पॉइंट को मिलाने से जो बन रहा अपना पी क्यू आर एस वो क्या हो गया? इसके एरिया के आधा हो गया। यानी आधा होने का मतलब क्या हो गया कि जो बच गए जो चारों पार्ट्स ये क्या है? आधे के बराबर है, आधे के बराबर है। तो हमने इन चारों की वैल्यू रखी यहाँ 8, 9, 12 और 15, इनको योग किया तो कितना हो गया? 44 हो गया। यानी 44 ही क्या है इसका? पी क्यू आर एस का एरिया 44। ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्क्वायर के ऊपर आ जाओ। देखो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो
और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, अपना वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन पे ध्यान दो। क्या क्या गुणधर्म है इसके, कि सभी भुजाएं समान और समांतर। दूसरा क्या, सभी कोण समकोण होते हैं। तीसरा क्या, विकर्ण समान और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ इसमें बताई हैं। देखो मान लो ये आपका कोई क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हो गया अपने पास, मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी। ए बी सी डी अपना क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर होने का मतलब क्या, इसकी चारों जो साइड है, ये चारों जो साइड वो क्या है, इक्वल। चारों साइड्स क्या होगी इसकी, इक्वल हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए बी है, बी सी सी डी बराबर ए डी, चारों साइड्स क्या होगी इसकी, इक्वल हो गई। दूसरी बात क्या कि इसने सभी कोण समकोण, यानी जो प्रत्येक एंगल है, ईच एंगल वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ईच एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, विकर्ण समान और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ जो विकर्ण है अपने पास ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये ए सी और बी डी क्या होंगे, ए सी है वो बी डी के बराबर होगा। नंबर एक बात, ए सी बी डी की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या बताया इसने, कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के, वो खुद दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ जो बनने वाले जो चारों पार्ट्स हैं, मैं कह सकता हूँ यहाँ ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी, चारों भाग परस्पर क्या है, समान है, क्योंकि दोनों आपने जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। और इन इक्वल्स के क्या है, ये बाइसेक्टर हैं, समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये भी क्या है, समान है। और ए सी जो बी डी है, ठीक है, ये दोनों विकर्ण भी क्या है, समान। नेक्स्ट देखो, ये क्या कहा इसने, किसी वर्ग के अंदर बने वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है। कोई जो वर्ग है, कोई जो वर्ग है, ठीक है, उसके अंदर क्या बना, अपना एक वर्त बना रखा है हमने। और क्या कहा कि वर्त का जो व्यास हो क्या होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो देखिए जरा, अगर मैं इस भुजा को ए से डिनोट करूं तो अपना व्यास क्या होता है, अगर इसको आप ओ मानते हैं तो व्यास क्या होगा, जरा बताना। केंद्र से होकर जो गुजरने वाला रेखाखंड वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और जिसका व्यास हो क्या हो जाए, वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग की जो भुजा, वर्ग की भुजा है यहाँ, वो किसके बराबर हो रही है, यहाँ वर्त के व्यास के बराबर हो रही है, वर्त के व्यास के बराबर हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ आप इसकी त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगी, a बटा 2, और यहाँ a बटा 2 इसकी त्रिज्या शामिल हो जाएगी यहाँ। ठीक है, कोई भी वर्त है जो वर्ग के अंदर बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो वर्त का जो व्यास है, जो वृत्त का व्यास है, वो क्या हो जाएगा, वर्ग की जो भुजा है इसके इक्वल आ जाएगा, यानी ए के बराबर इसका व्यास हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आने वाली, अपने बाद में जो प्रश्न आते हैं स्क्वायर वगैरह पे रखे जाते हैं तो उसमें बहुत काम आता है। 3D डायमेंशन के अंदर ये क्या हो जाता है, अपना क्यूब बन जाता है। 3D डायमेंशन के अंदर इसी प्रकार से क्यूब, और ये किसमें, स्फेयर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये तो अपने गोले में बदल जाता है, ये किस में बदल जाता है, अपना घन के अंदर बदल जाता है 3D डायमेंशन के अंदर सेम शेप को। देखिए ध्यान से आगे नेक्स्ट, किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग का विकर्ण वर्त का व्यास होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ हम यहाँ आकृति पे फोकस करो कि ये जो भार क्या बना रखा अपने पास है, भार जो इसके परिगत जो क्या है, वर्त बना रखा है, परिगत जो क्या है, ये वर्त बना रखा है अपने पास। और ये जो क्या है, स्क्वायर है, ये क्या अपने पास है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर की साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, किस नोट करते हैं, ए से। तो डायगोनल इसका क्या हो गया, √2a कह दो इसको, √2a कह सकते हैं इसको, या a√2 कह सकते हैं। तो देखो ये जो क्या इसका, हम पाइथागोरस थ्योरम जो लगाते हैं यहाँ, तो ज़रा बताना क्या इसका हाइपोटेनुस है। और ये जो हाइपोटेनुस है यही क्या है इसका, यही इसका क्या हो गया, अपने पास डायगोनल है किसका, स्क्वायर का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अपना जो वर्त है, जो यहाँ वृत्त है, वृत्त का जो व्यास, वृत्त का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण के बराबर हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर इसका व्यास
हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका डायगोनल वो क्या है, √2a है। क्या है, √2a। तो इसका जो व्यास है वो क्या आ जाएगा, √2a। और अगर इसकी आप रेडियस निकालना चाहो, यहाँ से रेडियस निकालो त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, √2a/2। ठीक है, आप यहाँ से इसमें डिवाइड करना चाहो तो √2 आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, a√2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये अपने पास कोई स्क्वायर है, मैं इसको नामित कर देता हूँ यहाँ ए, बी और सी और डी। ठीक है, हमने पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि स्क्वायर होता क्या है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ईच एंगल जो क्या होता है इसका राइट एंगल होता है, प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। ठीक है, अब हम इसके एरिया के ऊपर बात करें तो हम इसकी साइड को ए से नाम कर दे रहे थे, यानी कि ए इसकी क्या है, साइड है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर हम यहाँ से इसको कह सकते हैं, या आप इसको ए स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। ए स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ए स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद इसमें और भी प्रॉपर्टी, जैसे कई बार हमें साइड ना देके वो डायगोनल वगैरह देता है, तो देखना ये इसका डायगोनल है, ये क्या इसका डायगोनल है, जो क्या है अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, √2a या a√2 हम इसको कह सकते हैं। तो अब डायगोनल आपके पास दिया हुआ है, डायगोनल आपके पास इसका जो विकर्ण वो आपको दे रखा है, और यहाँ से आप क्या निकालें, एरिया निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखना जरा, क्षेत्रफल में क्या अपना ए का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ आप लगा देंगे विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 कह सकते हैं इसको, या 1/2, या आप इसको कह सकते हैं 1/2 विकर्ण स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ये इसका एरिया हो जाएगा। कई बार क्या होता है अपने पास पेरीमीटर दे दिया जाता है, पेरीमीटर दे दिया जाए अपने को, यानी कि परिमाप, पेरीमीटर दे दिया जाए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है इसका, परिमाप जो होता है इसका होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा, या आप कह सकते हैं 4a, क्या कहते हैं इसको 4a कह सकते हैं। हमें यहाँ से क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है यहाँ एरिया निकालना, मान लो पेरीमीटर से, पेरीमीटर से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ हमें क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे देखना जरा, आप लिखेंगे परिमाप, परिमाप अपोन, परिमाप अपोन, और यहाँ आप लिख में ए जो है अपने पास 4 है, 1 मिनट मैं यहाँ से थोड़ा दोबारा से बना दूँ इसको, 4 जो ए है, हमें इसमें ए स्क्वायर शामिल करना है, सिर्फ क्या निकालना है यहाँ से ए स्क्वायर, यानी कि 4 डिवाइड होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ 1/4 इंटू 1/4 इंटू लिख के आप इसको परिमाप जो है, परिमाप का स्क्वायर दर्शा सकते हैं। यहाँ से 4 अगर आपको फिर से ख़त्म करना है तो आप इसके साथ 1/4 और मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, यानी 1/16 लिख के आप इसको परिमाप का स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ये ना कर सकते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से साइड निकालो, मान लो आपने क्या निकाली, यहाँ से साइड निकाली, तो साइड क्या आ जाएगी देखना, साइड आप निकालते हैं यहाँ, तो परिमाप के बटे में क्या आ जाएगा, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और आप यहाँ से ए प्राप्त करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ए प्राप्त करके उसका भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्क्वायर के ऊपर बताया आपने, अब इसके बाद आपकी और भी जैसे बहुत सी, जैसे ट्राइंगल के ऊपर हमने पढ़े थे, ट्राइंगल के टाइप्स पढ़े थे, बेसिस ऑन साइड्स के ऊपर और एंगल्स के ऊपर, ऐसे बारी बारी से क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी इसके और भी मैनी टाइप्स आने वाले, जैसे रेक्टेंगल हो गया अपना, आयत हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनके ऊपर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज क्लास बहुत अच्छी लगी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।